अपन कॉन्सेंट्रेट नहीं है तो कोई भी अंदर नहीं जाएगी। तो अर्थ है कि वो एकाग्र होता है तभी कुछ पकड़ता है। हेलो, तो एकाग्र रहने के लिए हमेशा जिंदगी में, यहां पर नहीं, क्योंकि मेरी जो बातें होगी ना, मैं कभी सांप्रत रिलेवेंट बात नहीं करता, प्रासंगिक बात मैं नहीं करता। मेरी बातों में हमेशा मैं सैद्धांतिक बातें करता हूं जीवन में, क्योंकि सिद्धांत पहले था, आज है और हमेशा रहेगा। अगर ये सिद्धांत आपके बच्चों को भी आपने समझा दिया तो वो पढ़ाई में तो होशियार, हर सबकी मेमोरी बहुत अच्छी होती है, अनंत होती है, लेकिन एकाग्रता ज्यादा कम होती है। इसीलिए हमें लगता है कि इनकी याददाश्त कम है, इनकी ज्यादा है। किसी की याददाश्त कम ज्यादा नहीं, सबकी अनंत याददाश्त है। फर्क है एकाग्रता में। जिनकी एकाग्रता कम उनकी याददाश्त कम, और जिनकी एकाग्रता ज्यादा उनकी याददाश्त ज्यादा। स्टोरेज की कमी नहीं है, एकाग्रता की कमी है। हम लोग क्या गलती करते हैं, परिचितों के बाजू में बैठते हैं, इसीलिए खुशड़गू खुशड़गू फुसड़फू फुसड़फू पूरा करते रहते हैं। तो कॉन्शियस माइंड तो जब आप खुसरखू करेंगे तो यहां से गुसरखू निकल जाएगा। वो एक चीज, एक ही बात पकड़ेगा, यस और नो। हम लोग सब मानते हैं ना कि आगे बैठने वाले होशियार होते हैं, ऐसा नहीं होता। आगे वाले इसीलिए ज्यादा ग्रहण करते हैं कि वो उसका डिस्टरबेंस बहुत कम होता है। पीछे बैठते हो तो पूरा हॉल का डिस्टरबेंस आपको डिस्टर्ब करता है, आपका ध्यान भटका देता है। ये लोगों का ध्यान कोई नहीं भटकाता, इसलिए सबसे ज्यादा इनके भीतर जाता है। बच्चों को भी ये सिद्धांत सिखा दीजिए कि पीछे मत बैठिए, पढ़ाई करते हो आगे बैठिए। मेमोरी की कमी नहीं है, फिर से बोल देता हूं मैं, अनंत है, क्योंकि वो सबकॉन्शियस माइंड का सिद्धांत है। सबकॉन्शियस माइंड परम पिता परमात्मा का कनेक्शन है, साक्षात परम पिता हमारे भीतर हैं। मलय अंशो जीव लोके जीव भूत सनातना मनसष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। हम परम पिता परमात्मा के अंश है। जितनी ताकत परम पिता में है ना, उतनी ताकत इंसान को दी गई है, लेकिन इंसान भटकने से ही फ्री नहीं होता। इसीलिए अंदर अंदर बात नहीं करेंगे। और मोबाइल की आवश्यकता, और लिखना है तो लिखिए, रिकॉर्डिंग करके क्या करोगे। मैंने तो आज तक एक सिंगल रिकॉर्डिंग सुना नहीं है 20 साल में, जो मैंने किया था। कांजी भाई, मैंने तो कभी नहीं सुना। छोड़ो, मेरी बिटिया की शादी थी, 2 बिटिया हमारी, मेरी और भाई की, और बेटे की शादी थी अरविंद भाई की। लाखों रुपए का पैकेज था। निकुंज भाई, अभी एक फोटो भी नहीं देखा और वीडियो भी नहीं देखा, कुछ फर्क नहीं पड़ता। नहीं करते हम लोग ये। एकाग्रता रखिए। ये क्या, आप डिपेंडेंट हो जाते हैं कि मैंने रिकॉर्डिंग किया है ना, बाद में देख लूंगा, कुछ नहीं होगा। सीधा रिकॉर्ड करो, और इससे बड़ा रिकॉर्डिंग दुनिया में कोई नहीं है, कोई नहीं। एकाग्रता से बड़ा रिकॉर्डिंग इस दुनिया में किसी की ताकत नहीं, कोई रिकॉर्ड कर ले कुछ। और ये रिकॉर्डिंग परमानेंट है, अगले जन्म में भी काम आएगा, क्योंकि आत्मा कभी मरती नहीं है और सारा स्टोरेज उसके अंदर रहता है। हम सबके भीतर पूरा जितने जन्म हमने जिए हैं ना, जहाँ से भगवान ने हमारा सर्जन किया होगा मनुष्य का, जितने भी बार जन्म लिया, सारे जन्म स्टोरेज है। और आगे क्या होने वाला वो भी उसको पता है। इससे बड़ा स्टोरेज कहाँ से लाओगे? कोई कैमरे में वो स्टोरेज नहीं है। इसलिए कभी भी कहीं पे भी सीखो, एकाग्र रहो। और बच्चों को ज़्यादा ट्यूशन करवाने से ज़्यादा ज्ञान नहीं बढ़ेगा, याद नहीं रहेगा। अगर उसको बच्चों को याद करवाना, रखवाना है तो ज़्यादा ध्यान करना सिखवाइए। इसीलिए ध्यान बहुत मायने रखता है। कर सकते सर? यस। हाँ, तो ध्यान में थोड़ा मदद कीजिएगा, इधर उधर की बातें नहीं करेंगे। दूसरा, ताली बजाते रहेंगे,
यस, क्योंकि आज जरूरत पड़ेगी 45 मिनट से ज़्यादा अगर आपको कंसंट्रेट रहना है तो आपको ताली बार बार 45 मिनट पूरी होने से पहले बजानी पड़ेगी। ये विज्ञान है, साइंस है, बॉडी का और माइंड का। इसीलिए दुनिया में कोई भी स्कूल कॉलेज में जो पीरियड होता है वो 45 मिनट से कम का होता है। एकाग्रता टूट जाती है 45 मिनट। तो भगवान ने हथियार भी दिए हैं, अगर ताली बजा लेते हैं तो 45 मिनट एक्सटेंशन हो जाता है और अगली 45 मिनट के लिए आप ताली बजाने के बाद तैयार हो जाते हैं। हजारों फायदे हैं ताली। और आज रविवार है, महाशिवरात्रि पर्व है, बहुत सारी चीजें और दोपहर तक आपने काम भी निपटा दिया है, तो अब खुश रह सकते हैं सर? yes. तो थोड़ा हंसिए ना, है ना? कहते हैं हंसते लोग स्वर्ग में नहीं जाते हैं, जो लोग हंसते हंसाते हैं वो कभी स्वर्ग में नहीं जाते हैं, वो जहां भी जाते हैं स्वर्ग बना देते हैं। हेलो। और हंसने वाले लोग जीवन में बहुत कम बीमार पड़ते हैं, अगर बीमार हो गए तो जल्दी रिकवर हो जाते हैं। yes. और जो तोबड़ा वाले लोग हैं वो जीवन भर दवाइयाँ खाते रहते हैं। इसलिए जीवन में बीमार नहीं होना है तो तोबड़ा मत चढ़ा। हेलो, समझ में आ रहा है तोबड़ा? अरे हंसना चाहिए भाई, हंसते ही रहना चाहिए, क्या फर्क पड़ जाएगा? हंसने वालों के सारे समाधान जल्दी हो जाते हैं। हंसने वालों को ज्यादा झगड़ा ही नहीं होता है। बोलो, ज्यादा झगड़ा करते हैं तोबड़े वाले। आप जब गाड़ी लेके गुस्सा तो जैसे तोबड़ा चढ़ाते हो तो घुसा देता, खाली इतना कर दो सर कोई बात, तो फिर आप जाओ, एक बार हंसी दे दो किसी को, स्माइल। तो हर जगह फायदा है हंसने का, और सबसे बड़ा फायदा है बीमार नहीं होते हैं। क्यों? जब हम प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं, हंसते हैं, तो हमारे बॉडी में डोपामाइन, सीरोटोनिन, एंडोर्फिन, ऑक्सीटोसिन नाम के हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जो निरंतर 24 घंटा ऑक्सीडेशन की जो बॉडी में प्रक्रिया चलती है उसको रोकते हैं, या वो प्रक्रिया चलती रहती है, फ्री रेडिकल्स बनते हैं तो उसको रोकते हैं और इंसान को बीमार होने से टोटल बचा लेते हैं। महिला ज्यादा खुश रहती है, हंसती है, या पुरुष ज्यादा हंसता है? कौन खुश रहता है? सर आपका क्या कहना है, कौन खुश रहता है? महिला ज्यादा खुश रहती है, क्योंकि उसके ऊपर आर्थिक दबाव कम रहता है थोड़ा। तो और इनका रीजन मैं बताऊं, मैंने जो भी बोला, मैं बोला मैं सैद्धांतिक बातें करूंगा, साइंस की बातें करूंगा। मैं आपको कुछ नहीं बोल रहा, आजकल सब इंटरनेट यूज कर रहे हो, आप इंटरनेट में जानकारी ले लेना। भारत में हमारा जितना एवरेज आयुष्य है उसमें पुरुषों से ज्यादा महिला का 10 वर्ष आयुष्य ज्यादा है भारत में। इनका कारण एक ही है, वो खुश रहती है। और जिनको लंबा आयु जीना है, निरोगी जीना है, तो खुश रहना सीख जाओ। खुश क्यों नहीं रहते, जरा मुझे बताएंगे? कोई लोग पुरुष खुश क्यों नहीं रहते? थोड़ा कारण बताओ। किस चीज का टेंशन है? टेंशन कौन सा क्या टेंशन रहता है? काम का टेंशन। अच्छा, और दूसरा क्या कारण है जो पुरुष नहीं हंस सक रहे? हेलो, मैं ना बातचीत करूंगा, है ना, मैं बातचीत करता हूँ ना, हाँ ना में जवाब देना जी। परिवार का टेंशन, यस, और पैसे का टेंशन, ओके। तो ज्यादा हो तो कहाँ रखे ऐसा? क्यों हंस रहे हो आप? अच्छा नहीं है इसीलिए टेंशन। क्या बात। चलो, जो मैं भाई है ना, अच्छा कौन कौन साथी ऐसे हैं जो कोई ना कोई लीडर को आपने सुने हैं?
कोई मीटिंग में गए हो आरसीएम की, जो कोई लीडर को सुनकर आए हो, कितने साथी है भाई? जितने लोगों ने जिन लीडरों को सुना है भाई, मैं बहुत डिफरेंट हूँ मैं बहुत डिफरेंट हूँ, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि 6 बज गए। हाँ, लेने नहीं वाला 6 बजे तक लेकिन कहने का मतलब है कि मैं बहुत डिफरेंट, मैं जीवन को रियल में बदलने वाली ही बात करूंगा। मुझे बहुत वो चाले लपड़ फपड़ नहीं मजा आता है, सीधा बात करता हूं, और इसीलिए आरसीएम में हूं। अगर मेरा परिचय देखे तो मुझे पैसों के लिए ज्यादा आरसीएम में मैं टिक नहीं सकता, नहीं टिक सकता मैं, क्योंकि मेरी इंडस्ट्रीज इतनी बड़ी है कि आप मेरे साथ आ जाना और वहां का काम देख लेना, आप खुद बोलोगे कि मूर्ख का सरदार है, मूर्खों का सरदार। बिजनेसमैन जो होगा ना, जिसकी आंख बिजनेस की है, वो मुझे बोलेगा ये मूर्खों का सरदार है, मूर्खा नहीं है, सरदार है। समझ में आ रहा है? लेकिन अगर आप दूसरी नजर से देखोगे, सोशल नजर से देखोगे, सेवा की भावनाओं से देखोगे, आध्यात्मिक नजर से देखोगे, तो फिर मुझे आप जरूर अच्छे मार्क देंगे। तो मैं वास्तविक बात करूंगा। मैं अभी जो पूछ रहा हूं ना, उसमें पूरा मेरा सेमिनार आ जाएगा और पूरा आपका जीवन का आरसीएम भी आ जाएगा। इसीलिए मैं जो भी पूछ रहा हूं, मेरा इरादा बहुत अलग है। मैं आपसे क्या पूछा मैंने? पुरुष परेशान क्यों रहता है? क्या क्या जवाब आया सर? पैसे की वजह से। ये दिखता है क्या सबको? ये क्या है? लिखने वाला कहाँ है? जी धन्यवाद। रसगुल्ला के पास आरसीएम दिख रहा है सर? यस। ओके, हाँ बताइए क्या क्या बोले बिटिया? क्या बोली थी? काम का टेंशन। चलो काम का टेंशन, और क्या बोले कोई? पैसे का टेंशन। पैसा ज्यादा है कि कम है? ज्यादा है तो भी अच्छा, पैसा नहीं है मतलब कम पैसों का टेंशन। अच्छा, परिवार का क्या टेंशन रहता है? परिवार वाले तो खुश रहते हैं, जिनकी शादी नहीं होती वो परेशान होते हैं। जो शादी नहीं तो जिनकी हो गई, बच्चे हो गए, फिर क्यों परेशान? कि वही परेशानी का कारण है। લગન છે લાકડાનો લાડવો છે, ખાય એ પસ્તાય, ન ખાય તો પસ્તાય, એવું છે ભાઈ? મારે એવું નથી हो तो परिवार का टेंशन मतलब परिवार की सुरक्षा का टेंशन। परिवार की, मैं समझ गया आपकी भावनाओं को, आप मेरी भावनाओं को समझना। परिवार की सुरक्षा का टेंशन। चलो, और पुरुष क्यों? ईएमआई का टेंशन। तो ईएमआई का टेंशन क्यों भाई? ईएमआई का क्यों टेंशन? जरूरत। नहीं, लोन लिया है तो आपने तो प्रॉपर्टी के लिए लिया है भाई। जरूरत है? अच्छा, सब प्रॉपर्टी के लिए नहीं लेते, जिसने घर चलाने के लिए लोन लिया है। चलो, और कोई टेंशन? और कोई टेंशन बोलिए फटाफट। देखिए, मैं एक, आप बिंदास हो जाइए। अरे शादी हो गई है कि नहीं हुई है इसीलिए? शादी का टेंशन, ओके, नहीं हुई है इसका। चलो, और मैं आपको ये बोल रहा था कि बिंदास रहिए। मैं वो ही चर्चा जीवन में करता हूं जिनका सॉल्यूशन मेरे पास है। ये जो मैं करवा रहा हूं ना, इनका जवाब देने आया हूं। बोलिए, खुलकर बोलिए, क्या परेशानी है? बोलिए ना। आरोग्य बीमारी का जगदीश में टेंशन। हाँ, ऐसे बोलिए ना, खुलकर बोलिए।
बीमारी का टेंशन, और यस यस सर के लिए ताली बजा दीजिए। मतलब किसान को प्रॉफिट नहीं मिल रहा है, यस है ना, किसान होने का टेंशन, मैं तो कहता हूं। तो शहरीकरण क्यों हो गया, मुझे किसान नहीं रहना, यही हुआ ना। पर मैं क्या शौक से गया था सूरत, मजबूरी। समझ में आ रहा है। मैंने देखा कि मैं 12th में अहमदाबाद में पढ़ता था, और वेकेशन में मैं गया था, दिवाली वेकेशन में। मैंने मेरे पिताजी से तो उस समय बात नहीं करते थे, माताजी को बोला लास्ट दिन है, हॉस्टल वाले ऐसे भी लास्ट दिन में जाते हैं, स्कूल खुलने के दिन पहुंचते हैं। तो मैंने बोला मुझे 5,000 रुपया, मुझे, क्योंकि मैं 12th साइंस का स्टूडेंट था, तो बहुत महंगी फीस थी उस समय में, तो क्लासेस की। तो 5,000 रुपया मैं बोला, बा बोलते थे हमारे गाँव में, तो बा मुझे आज जाना है और 5,000 रुपया चाहिए। और खेतों में हम काम कर रहे थे, वो मूंगफली का थ्रेसर चल रहा था। तो मेरे पिताजी उस समय गए गांव में, और फिर लाचार मन से वापस आए, जैसे उदास होकर, साइकिल लेके गए। और हमारी जो खेत है लगभग 2 किलोमीटर दूर है गांव से। फिर वापस आए इतने गर्मी में, और आके मेरे मम्मी को बोलते हैं कि दिनेश कल नहीं जा सकता क्या? तो बोले नहीं, वो बोल रहा आज ही जाना है, मुझे लास्ट दिन है आज। तो बोले 3 लोगों के पास गया था, एक है नहीं, एक के पास पैसा नहीं है, और क्योंकि व्यवस्था नहीं हुई है। उसी दिन मुझे पता चला कि मेरे पिताजी मुझे ब्याज से पैसा लेके पढ़ा रहे हैं। तो मैं किसानों की हालत देखता हूं, मुझे पता है। और फिर उसी दिन मैंने निर्णय लिया, उसी दिन, उसी क्षण, पहले उम्र नहीं थी, कि आज के बाद ये 6 महीना जैसे वैसे पूरा कर लेता हूं, लेकिन आज के बाद में एक भी जिंदगी में पैसा मेरे घर से मांगूंगा नहीं, कमा के दूंगा। और मैंने 400 रुपए की जॉब प्राइवेट की शुरू। मैं सुबह का नाश्ता नहीं करता था, और मैं कोई रूम में नहीं रहता था। मैं अपनी फैक्ट्री के ऊपर सो जाता था, टेरेस पर, और पुट्ठा डाल के सोता था, पुट्ठा ही ऊपर ओढ़ता था। मेरे पास ओढ़ने के लिए भी कुछ भी नहीं था, ना तो बिछाने के लिए कुछ था। और मैं जो ये पिलो रखता था, वो वहां जो हमारा यान होता था उसका कटिंग होता था, एक प्लास्टिक की थैली में भरते थे, और उसको मैं तकिया बना के सोता था। मैंने ऐसे शुरुआत किया था, लेकिन सपना था कि घर पे जाऊंगा तो पैसा लेके जाऊंगा। जब उतनी छोटी अमाउंट में से भी मैंने 2500 रुपये इकट्ठे किए, और मेरी माँ के हाथ में मैंने दिए थे। मैं किसानों की स्थिति जानता हूं, जो भाई ने बोला। तो मैं क्यों किसानी छोड़ के भागा, शहर में भागा? कारण तो यही था ना, अगर मेरे पिताजी को बहुत कमाई होती तो मुझे कहां जाने की जरूरत थी, मैं पढ़ाई करता। फिर समझ में आ रहा है ना? तो ये स्थिति, किसान, चलो और परेशानी सबकी बोल दीजिए। आज अगर महिलाएं भी टेंशन में रहती तो क्यों रहती है? चलो गहनों के लिए बोलो बोलो, ज्वेलरी नहीं चाहिए, गहने चाहिए। और क्या परेशानी है, बोलिए रेखा बेन। साड़ी। अच्छा, घूमने नहीं ले जाते? घूमने के लिए परेशान रहते हैं कि मैं तो शादी किया था कि ये तो आसमान में उड़ाएगा। चांद तारे लाके देगा, ऐसा लेटर लिखता था पहले। आजकल तो फोन में बात करते हैं। ब्यूटी पार्लर। नहीं, वास्तविक बताइए, वो कोई कारण नहीं होता। ये सही है, ये कारण सही है। आज महिलाओं को गहना चाहिए, घूमना चाहिए, वो रीजनेबल चीज है। क्या बच्चों का एजुकेशन के लिए परेशानी रहती है? एजुकेशन मतलब पैसे के कारण बोल रहे हो आप? एजुकेशन के लिए। चलो, और
बता दीजिए, जो भी परेशानी बता दीजिए, आज सब एक एक चुन चुन के मैं जवाब दूंगा इनका। व्यसन, अच्छा पति का व्यसन, वेरी गुड। हाँ, पति व्यसन ही होता है ना, पति देव का व्यसन रियल है ना ये, क्योंकि व्यसन के कारण हजारों हजारों महिलाएं हमारी बर्बाद हो चुकी है, परिवार बर्बाद हो चुके हैं जी। और सर ज्यादातर लोगों की इच्छा होती है मैं कुछ डोनेट करूं या मैं समाज की सेवा करूं, मगर ये हो नहीं सकता। इसका कौन? बच्चे। अच्छा, वेरी गुड, एक बार जोरदार ताली। वैल्यूज आज कमजोर होते जा रहे हैं, संस्कार कम होते जा रहे हैं, यही बोल रहे हो आप? यस। और बोलिए, क्या चाहिए, क्या चाहिए बोलिए ना, जिंदगी में क्या कमजोरी है, क्या प्रॉब्लम है? बेरोजगारी, ये तो आ गया, कम पैसा। रोजगारी है, बेरोजगारी नहीं है, रोजगार है लेकिन पर्याप्त नहीं है, आपकी इनकम पर्याप्त नहीं। रोजगार तो आज सबके पास है, भले मजदूरी भी करते हो कोई, लेकिन आपकी जरूरत पूरी नहीं हो रही है। जिसको वो क्या बोल सकते हैं, गुजराती में केवुं होय तो अपर्याप्त अपर्याप्त आवक। हाँ, अपर्याप्त इनकम, यस, अपर्याप्त है। चलो, और स्वास्थ्य नहीं है, वो तो आ गया ना कि नहीं? हाँ, बीमारी, और अच्छा घर न हो तो टेंशन, भाड़े का वो टेंशन। तो आ गया नहीं, भाड़े का टेंशन। बाकी है घर। चलो, घर बनाने का टेंशन, ये तो पैसे का उसमें ही आ गया ना, ये तो पैसों में आ गया। और फिर भी एनालिसिस कीजिए ना, क्योंकि मैं इसीलिए आपसे ये बात उगलवा रहा हूं कि आज आपका परेशानी का कारण जानने के लिए भी आपके पास वक्त नहीं है। ये तो भगवान ने ओલું કરું। हाँ, એનું સોલ્यूशन છે। हाँ हाँ, क्या बोले सर आप? समाज टूट रहा है, समाज में आज झगड़े चल रहे सर, यस। है ना? समाज टूट रहा है, समाज टूट रहा है, फैमिली भी टूट रही है। चलो, व्यसन है ना, काम का टेंशन, तो काम का टेंशन क्यों है? काम का टेंशन जिंदगी में, मैं एक एक सॉल्यूशन करके जाता हूं। जिंदगी में काम का कभी टेंशन नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ी इस देश ने भ्रमणा पाल रखी है। हकीकत यह है कि मनुष्य जीवन आपको काम करने के लिए ही मिला है। किस आधार पर कहता हूं कि अर्जुन ने एक बार भगवान को प्रश्न पूछा कि भगवान, मनुष्य का अर्थ क्या है? मनुष्य किसको बोले? कौन है मनुष्य? क्या शरीर मिलने से कोई मनुष्य है या कैसे मनुष्य है? तो भगवान ने एक लाइन में जवाब दिया कि अर्जुन, मम वर्तमानु वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वसः। हम लोग जो अवतारी लोग, अंशावतारी लोग, महापुरुष इस धरती पर आते हैं ना, वो हम हमारे लिए नहीं आते हैं। मानव का ड्यूटी क्या होता है इस धरती पर आने के बाद? प्रत्येक मानव को हम दिशा निर्देश, जीवन की दिशा देने के लिए आते हैं इस धरती पर। तो हम जन्म से लेकर मृत्यु तक जो भी प्रवृत्ति करते हैं, जिस तरह से करते हैं, उसको 100% जो फॉलो करता है वो मनुष्य है। इनका सीधा जवाब अर्जुन बोले, मुझे नहीं पता चला, थोड़ा आप क्लियर कर दो। तो फिर भगवान ने क्लियर, बहुत सारे इसके श्लोक है, लेकिन मैं एक लास्ट वाला श्लोक आपको बता देता हूं कि हकीकत में मनुष्य बनकर भगवान इस धरती पर करते क्या है। तो पहला काम,
भगवान करते हैं, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इस धरती पर जो भगवान आता है, अर्जुन को जवाब दे रहे हैं कि महापुरुष करते क्या है, अवतारी पुरुष करते क्या है, अंशावतार करते क्या है। पहला काम परित्राणाय साधूनां। साधूनां, साधुनाम मतलब बाबा नहीं। आज जे गिरनाરમાં છે એની વાત નથી આ। जो मनुष्य जिंदगी में सरल है, निष्पाप है, निर्दोष है, वो सब के सब साधु है। साधु का कोई ड्रेस नहीं होता। हेलो, आप कोट पैंट में भी साधु रह सकते हैं। जो हमारे टीसी बाबा है, एक बार जोरदार सम्मान देना। तो दुनिया में जो भी सरल लोग हैं, जो चीटिंग नहीं कर सकते, गुजराती में केवुं तो जे कोईना कान न कापी सके, आवा सीधा साधा लोगों माटे આજે એવું થઈ ગયું ગુજરાતમાં કે આવા લોકો માટે મનીષભાઈ બધા એવું કહે છે કે આ છોકરાનો કઈ ચાન્સ જ નથી, આવા સીધા સરળ છોકરા હાલે જ નહીં। આનું શું થાશે? હા યા ના? क्या होगा इनका? अगर शाम तक किसी को उल्लू बना सकता है, वो ही कुछ कर पाता है। आज ऐसी व्याख्या हो गई। लेकिन ऐसे लोगों को भगवान 1% भी कभी सपोर्ट नहीं करता, नहीं करता, क्योंकि वो दिमाग से चालाकी कर रहा है। चालाक लोगों के लिए ईश्वर नहीं आते, मरने देते हैं उसको। उसको सिर्फ पैसा मिलता है। चालाक लोगों को जीवन में सिर्फ पैसा मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि भगवान ने वचन दिया है कि कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हे मनुष्य, तू विचार कर्म कर, वाणी का कर्म कर या शरीर से कर्म कर, तू जो भी कर्म करेगा तुझे फल जरूर मिलेगा। तो मैं पैसों के लिए ही कर्म करूं तो मैं अनीति से करूंगा, भले टिकेगा नहीं आगे जाके, लेकिन पैसा जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा। लोग बोलते हैं ना, ऐसे अनैतिक लोग क्यों ज्यादा कमाई लेते, भ्रष्टाचारी लोग क्यों ऐसा कर लेते हैं? अरे भगवान ने वचन दे रखा है, भाई तेरा किया हुआ फोकट नहीं जाएगा। तू मेहनत करता है तुझे मिलेगा, लेकिन टिकेगा नहीं। ये भी लिख के रख लो। हेलो, तो प्रत्येक कर्म का रिजल्ट है। इसीलिए जो चालाकी से, बेईमानी से कमाया गया पैसा वो ज्यादा टिकता नहीं है, लेकिन मिलेगा जरूर। हेलो, चाहे कोई भी चीज हो जीवन में, सत्ता हो, प्रॉपर्टी हो, पैसा हो, कुछ भी लिया है जो नहीं है मेरे हक का, तो जो लोग सिर्फ और सिर्फ सरलता से जीना चाहते हैं, परम पिता परमात्मा जिस धरती पर आते हैं किसी भी रूप में, चाहे किसी भी धर्म के हो, संसार के सभी धर्म के भगवान यही काम करते हैं कि ऐसे निर्दोष लोगों का आधार बनते हैं। चिंता मत करो, अभी सच्चाई जीतेगी। काम, लेकिन तू ये कहेगा कि मैं तो बहुत अच्छा हूं लेकिन मुझे काम नहीं करना है, तो बेटा तुझे बहुत कुछ मिलेगा, गरीबी। काम के बिना कुछ मिलता नहीं है, कर्म के बिना मिलेगा ही नहीं। हाँ, कर्म के भी बहुत सारे रूप है। आप स्मार्ट वर्क करो। स्मार्ट वर्क का मतलब बहुत ही कम एनर्जी लगती है, समय बहुत कम लगता है, लेकिन काम बहुत बड़ा होता है। अगर तू स्मार्ट वर्क करे तो वो हिसाब से, वो तेरे ऊपर। कर्मण्येव अधिकारस्ते, तुझे पसंद करना है, तुझे सिलेक्शन करना है, कौन सा काम पसंद करना है। स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क, शार्प वर्क, जो भी करना है कर। तो सरल साधु वृत्ति के लोगों को आधार बनते हैं। दूसरा, विनाशाय च दुष्कृताम, जो भी धर्म में जो भी लोग, जो भी महापुरुष जन्म लिया, वो लोगों ने क्या किया? उस समय में जो समाज परेशान था जिन चीजों के,
हम रामायण में बात करते हैं कि भाई हमारे राम और ये लक्ष्मण पढ़ाई करके आए, बहुत अभी तो युवा थे, यंग थे, और फिर विश्वामित्र आ गए कि भाई हमारे हवन जो होने नहीं दे रहे, हम सांस्कृतिक कार्यक्रम कर रहे हैं जंगल में, लेकिन राक्षस लोग, असुर लोग आके वो क्या करते हैं, हवन में हड्डियां डाल देते हैं, मांसाहार डाल देते हैं, पता नहीं क्या क्या कर देते हैं, डिस्टर्ब कर देते हैं। ये राम और लक्ष्मण को दे दो, तो इसका मतलब ये हुआ राम और लक्ष्मण गए और बहुत सारे राक्षसों को मारा, फिर वनवास में गए, बहुत सारे राक्षसों को मारा, रावण को मारा, मतलब वो सब चीजें खत्म की। यस और नो? मतलब विनाशाय च दुष्कृताम, भगवान कृष्ण हो, भगवान बुद्ध हो, जब अपने अपने तरीके से सब लोगों ने अपने अपना काम किया। यस, चाहे भगवान जीसस हो, चाहे मोहम्मद पैगंबर हो, चाहे दुनिया में कोई भी भगवान जो मानते हो, दुनिया महापुरुष मानते हो, सब ने अपने अपने हिसाब से काम किया। यस, समाज को क्या किया? कष्ट मुक्त। तीसरा, धर्म संस्थापनार्थाय। हम लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में पड़ गए हैं, भ्रमित किया जा रहा है। वास्तव में मैं मानता हूं कि असली धर्म तो उसको बोलते हैं, आप किसी भी धर्म में चले जाओ, फिर भी जो चीजें पालन करनी पड़ती है उसको असली धर्म कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, क्या बाप बेटे का धर्म मिट जाता है क्या? अगर मैं पिता हूं तो मेरा पिता का पितृधर्म क्या है? मैं अगर मां हूं तो मातृ धर्म क्या है? मैं पुत्र हूं तो पुत्र धर्म क्या है? मैं मित्र हूं तो मित्र धर्म क्या है? मैं पुत्री हूं तो पुत्र धर्म क्या है, पुत्री धर्म क्या है? पड़ोसी हूं तो पड़ोसी धर्म क्या है? अगर मैं देश का नागरिक हूं, जो भी देश का, तो मेरा नागरिक धर्म क्या है, राष्ट्र धर्म क्या है? क्या ये जरूरत नहीं पड़ती? चाहे धर्म कोई भी धर्म में चले जाओ, क्या ये चीजों की जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी? कि नहीं, हिंदू में तो संस्कार चाहिए, कुटुंब संस्था चाहिए, फिर आप मुसलमान हैं तो आपको ऐसा कोई जरूरत नहीं, बाप बेटे का कुछ शब्द नहीं चाहिए, ऐसा होता क्या? ईसाई में ऐसा नहीं होता, ऐसा होता क्या? ऐसा कुछ भी नहीं। इनको असली धर्म कहते हैं। सब एक दिशा में एक मिलजुल कर काम करें, सम्मान करें। अब मैं साथियों ये कहना चाहता हूं कि भगवान जब जन्म लेते हैं, वहां से लेकर मृत्यु तक आपके भगवान को चेक कर लो, सब अपने अपने धर्म को। वो लोगों ने रिटायरमेंट लिया था, कौन कौन भगवान रिटायर हुए थे 7 साल में? एनालिसिस तो कभी किया नहीं होगा, आज करो। तो आपके जो धर्म गुरु है, जितने भी गुरु हो गए, जिनकी छवि पूजा करते हो, उनको जरा देख लो, कब रिटायर हुए थे वो लोग? कभी नहीं हुए सर। तो भगवान क्या बोलते हैं? मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वसः। अवतारी पुरुष जन्म से लेकर मृत्यु तक जो करते हैं वो करे वो मनुष्य। अगर मैं मनुष्य हूं तो फिर अगर अवतार निवृत्त नहीं हो रहे हैं, काम से मुक्त नहीं हो रहे, वो जीवन भर काम करते हैं, रात दिवस मेहनत करते हैं, और मैं यहाँ आइसक्रीम खाने भेजा मुझे। ये इस देश ने ये मैसेज दिया, इतना बड़ा दुनिया को ज्ञान दिया, वो देश के लोग कितने आज भ्रमित हो चुके हैं। विडंबना तो देखो इस देश की। आज हम लोग बेटी देखते हैं ना, ससुर किसी का ये क्या बोलते हैं, एंगेजमेंट करना है, तो हम जब समधी बनाने हैं तो लोग वेवाई करवाए तो શું જોવે કે મારી દીકરીને એવી જગ્યાએ આપી છે એને કાંઈ કરવું ન પડે, એને દરિયામાં નાખ્યા કાંઈ ન કરવું પડે, કાંઈ ન કરવું પડે, બધું જે કરવું એ માછલા ને મગર કરે, કાંઈ ન કરવું પડે। अरे कर्म इंसान का सबसे परम कर्तव्य है। कर्म, अगर काम से भागोगे, काम को टेंशन मानोगे, तो जीवन में बचा ही क्या फिर मनुष्य में। अरे मैं तो रिटायरमेंट के लिए भी मना करता हूं, और हम तो भ्रमित हो चुके हैं इस संसार में आके, हम सिर्फ पैसा कमाने को काम मानते हैं। अरे बहुत गलत फहमी में जी रहे हैं। पैसे की तो ऐसी कमाई करो कि सिर्फ 5-10 साल ही जीवन में पैसा कमाना चाहिए, और ऐसी सिस्टम खड़ी कर दो कि जिंदगी भर पैसों के लिए काम न करना पड़े। तो फिर क्यों करे काम? अरे मनुष्य जीवन भर नहीं बैठ सकता, क्योंकि वो मनुष्य है। अगर तुझे आराम करने के लिए भेजते भगवान तो भालू बना देते हैं। अरे कोई जंगल का कोई कुत्ता बना देते, बिल्ली बना देते, शेर बना देते, पड़ा रहता खा पी के।
मनुष्य कभी बैठने का सोच भी नहीं सकता। लेकिन आज आपको काम का बोझ लग रहा है, इसका कारण आपके काम में आनंद नहीं है, क्योंकि आप संसार का एक सिद्धांत है, जो काम में आनंद नहीं है, मजा नहीं है, वो हमेशा बोझ लगता है। और जिस काम में मजा आता है वो हमेशा मौज लगता है। हेलो, थकान कहां लगती है? जो काम में मौज है वहां कभी थकान नहीं है सर, नहीं है थकान। इसीलिए काम को कभी बोझ मत समझो। मैं क्यों इंडस्ट्री से दूर रहता हूं? क्यों मैंने आरसीएम को जीवन बना लिया? और उतना ही नहीं, मर के भी वापस आऊंगा तो जब तक धरती पर आरसीएम रहेगा ना, मुझे दूसरी जगह जन्म ही नहीं लेना है। मुझे ये लिस्ट में आना ही नहीं है, मुझे ये लिस्ट में नहीं आना है भाई। क्यों? क्योंकि ये मेरे लिए काम नहीं है, मेरे लिए आनंद यात्रा है। क्या है ये? आनंद यात्रा। आप बोलते हो ना काम का बोझ, हम नहीं नींद ले पाते 5 घंटे की, नहीं ले पा रहे लगातार। ये फरवरी में तो मेरे पास घर पे जाने का भी टाइम नहीं है सर। ऐसा नहीं कि मुझे किसी ने फिट किया है, मैं खुद अपने आप को फिट रखता हूं। हेलो, रात भर जर्नी करता हूं, दिन में प्रोग्राम करता हूं, रात में जर्नी करता हूं, फिर दिन में प्रोग्राम करता हूं, फिट रखता हूं अपने आप को अंदर, क्योंकि मेरे लिए आनंद है। मुझे खाना नहीं मिलेगा चलेगा, मुझे पीना भी पानी ना दो तो चलेगा, लेकिन एक प्रोग्राम दे दो, मेरा खाना पीना हो गया। इसीलिए कभी काम को बोझ मत समझो। जो काम बोझ लगता है ना, वो आपको थका देता है, वो टेंशन देता है। और आरसीएम जैसा काम करने में आनंद आता है कि नहीं आता है? आप थक इसीलिए जाते हो, आपने काम ही ऐसा करते हो, सिर्फ अपने लिए जब जीते हो तो वो थका देता है। लेकिन हमारी कमाई ऐसी हो, या हमारा काम ऐसा हो, या हमारा प्रोफेशन ऐसा हो, जहां दूसरों की मदद करने से अगर हमारा काम होता है, वहां हमेशा मौज होता है। तो मेरा जवाब ये है कि जिनको काम बोझ लगता है वो आरसीएम कर लो, इसीलिए लिखवाया है सर। जिनको काम बोझ लगता है, आज मेरी एनिवर्सरी भी है, मेरे बेटे के घर में बेटी जन्मी, उनका बर्थडे भी आज है। मेरा बर्थडे था अभी 6 तारीख को, मैं ट्रेन में था, उड़ीसा जा रहा था। हेलो, बड़े बड़े पर्वों में मैं नहीं रहता घर पे। आज एक साथी जो राधनपुर से, हमारे एक साथी का कॉल आया, दिनेश भाई आपके साथ थोड़ा बात करके मजा आता, लेकिन ऐसा लगता है डिस्टर्ब करें कैसे, आप तो बिजी रहते हैं ज्यादा। मैं बोला नहीं ऐसा नहीं है। बोले आपका तो पूरा जीवन समर्पित है। मैं बोला आनंद इसीलिए नहीं आता मेरे से बात करने में, समर्पित बोल रहा हूं तो मैं समर्पित हूं। क्यों? मैंने कभी जिंदगी में ये बहाना नहीं बनाया मेरा बर्थडे है मैं घर पे हूं, मेरी मैरिज एनिवर्सरी है मैं घर पे हूं, मैं ये त्योहार है मैं घर पे हूं, मैं ये त्योहार है मैं घर पे हूं। समर्पित बोलना तो अच्छा लगता है, मैं समर्पित हूं, लेकिन कर्म दिखाना मुश्किल है। लेकिन आनंद क्या? आरसीएम कर लो, आनंद आएगा, क्योंकि आरसीएम ऐसा सिस्टम है जो दूसरों के हेल्प करते जाओ, दूसरों को आगे लाते जाओ, और फिर आप सफल होते हो। हेलो, दूसरों को, ये सारी समस्या से क्यों आरसीएम के काम में आनंद है पता है? ये जितनी भी समस्या चैलेंज है, और इससे आगे भी जो आपको दिखती नहीं है, वो चैलेंज भी आपके साथ है, जो आपके टेंशन का कारण है, वो सारा टेंशन आप दूसरों का दूर कर सकते हो आरसीएम में। इसीलिए आरसीएम मौज है। क्या है ये? मौज। तो काम कैसा पसंद करना चाहिए? मौज आवे। बहुत सारे प्रोफेशन सर ऐसे हैं, वहां गाली गलौच होता है। किशन सिंह जी, होता है ना? पुलिस की नौकरी में जाओ, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, हम तो सुन नहीं सकते भाई, ऐसी ऐसी गालियां बोलते हैं। हमारे गांव के एक लड़की है पुलिस में, तो मैं बोला बेटा
ये आपके प्रोफेशन में ये गाली, बोले अंकल ये सब ये तो रोजिंदा है, ये तो यही है। अरे भाई पैसों के लिए ऐसा प्रोफेशन, ये मजबूरी है। हमारे आरसीएम में आओ, हमारे यहाँ अच्छा बनने का पैसा मिलता है। अच्छा बनने का पैसा मिलता है। अब जितना सुधरोगे ना उतना ज्यादा है, जितना सुधरो उतना ज्यादा। बोले हमारे यहाँ नफरत करनी पड़ती है। हम बोले हमारे प्यार करने से पैसा आता है। हम जितना ज्यादा टीम को प्यार करते हैं, आरसीएम को प्यार करते हैं, प्रोडक्ट से प्यार करते हैं, उतना हमें ज्यादा मिलता है। वो बोलती गई, मैं बताता गया, इसलिए मैंने ये बोला। मुझे अभी अभी मेरे साथ ये घटना हुई थी, तो इसलिए मैं बोला ये लोग टेंशन में क्यों है? बोले ये तो बहुत टेंशन, मैंने सब कुछ बताया ना। बोले तो तुम्हारे करू हुई थी। हेलो, तो लोगों को पता नहीं है, इसीलिए जो नए साथी को जो आज लाए हैं ना कोई, उनका उपकार मानना आप जीवन में, क्या बहुत सही जगह पे जिंदगी में आए हो। शाबाशी दे सकते हो खुद को भी और लाने वाले को भी साथी। काम, इसीलिए काम को कभी बोझ मत समझना। और काम इसीलिए बोझ लगता है कभी कभी क्योंकि आपको दिल खोलने के लिए आपके पास समय नहीं है। किसी को कोई सुनने वाला भी आपको नहीं है। आपका टेंशन किसी को सुनाओगे आप? आपके पास ऐसा कोई साथी नहीं है, परिवार नहीं है। लेकिन हमारे यहां क्या होता है भाई, मैं तो कहता हूं आपने महीने भर में जितना भी अलग गलत सलत खा लिया है, और अगर एक ऐसा प्रोग्राम आरसीएम का कर लो, महीने में बॉडी डिटॉक्स हो जाता है। हमारा सिर्फ न्यूट्रिशन डिटॉक्स नहीं करता है, आरसीएम का बॉडी डिटॉक्स करने में ये प्रोग्राम भी काम करता है। और जैसे सर बोल रहे थे ना, आज समाज टूटता जा रहा है, क्या लग रहा है आपको? हमारा आरसीएम तो समाज को जोड़ता जा रहा है। बहुत सारे लोग आपने बहुत मेहनत की थी, लाए, आरसीएम का नाम सुना होगा, बोले आरसीएम नहीं 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 नहीं। क्यों? बोले वो जोड़ने का काम है। अरे यार, आप समाज को टूटने से चिंतित हो और हम जोड़ने का काम कर रहे हैं, वो भी प्रॉब्लम है। तो दुनिया में अगर कोई पवित्र काम है ना, तो मैं मानता हूं जोड़ने वाला काम है। लोग नेटवर्क से दूर भागते हैं, क्यों? वाई? अरे दुनिया में अगर बहुत ही ऊंचाई में जाना है, चाहे भौतिक जगत में, चाहे मानसिक जगत में, सोशल जगत में, आध्यात्मिक जगत में, धार्मिक में, कहीं पे भी आपको बहुत ऊंचाइयों पे जाना है, वही बंदा जा सकता है जिनके पास नेटवर्क बड़ा है। हाँ या ना? तो हम लोग उसी से डरते हैं। भारत वाले क्या करते हैं? जोड़ने का वो नहीं, ठीक है, ओलू से ना ओलू हेठे जोड़वा वाड़ो। अरे भाई, जोड़ने, ये नेटवर्क हमने नहीं बनाया, ये नेटवर्क परमात्मा का क्रिएशन है। किसका क्रिएशन है ये? चलो मैं समझा, इनका क्या करें मैं, चलो आप समझ जाना। मेरे दादाजी का नाम है अर्जन भाई। अर्जन भाई का नेटवर्क चला, वशराम भाई आया, खुशा भाई आए और रावजी भाई आए। फिर वशराम भाई का नेटवर्क चला बाबूलाल, केशवलाल और प्रवीण। खुशा भाई का नेटवर्क चला व्रजलाल और मगनलाल। रावजी भाई का नेटवर्क चला दिनेश, अरविंद और लालजी। फिर इनका भी आगे चला 3, इनका 2, इनका 1, इनका 2, इनका चला 2, इनका बेटियां है 2, इनका एक बेटा एक बेटी, इनका एक बेटा। मैं बने हूं। अरे
अरे नेटवर्क तो परमात्मा की देन है। अगर जीवन में काम करना है तो प्रवाह की दिशा में इजी पड़ता है या सफलता ज्यादा मिलती है प्रवाह के विरुद्ध में चलने से। तो जो नेटवर्क में काम करता है ना वो कुदरत के प्रवाह की तरफ जाता है। किसी भी प्रकार का कोई भी अगर नेटवर्क बनाते हैं वो जीतते हैं, क्योंकि ये नेचुरल चीज है, ये जोड़ने का काम। हेलो, हाँ या ना? तो यहां पर कोई भी चीज और कम पैसे का टेंशन, कम पैसों का टेंशन, सॉल्यूशन है क्या? यस दे दूं? यस एक काम करो, ये किसी ने लिखा है क्या? ये किसी ने लिखा है? तो તમે મને હું જોવા આવ્યા છો? મને જોવા આવ્યા? જો ભાઈ મારો એક નેચર કહી દઉં તમને, મારી સ્ટાઇલ જ એવી છે ને કે તમે ભૂલી જાશો લખવાનું, અને એ સાચી સ્ટાઇલ છે, તમને યાદ પણ હું ભૂલાતોય નથી, એ હકીકત છે મારું. અમારો પ્રોગ્રામ હંમેશા યાદ રહેશે. હા યા ના? કારણ કે તમે બહુ કોન્સન્ટ્રેશન થી, મેં એટલે મુદ્દા તમને કહું છું કે હું આને મારે એક એકના જવાબ આપવા છે આજ બોર્ડ ઉપર, બીજું બોર્ડ નથી ને પાછું. હવે હું આવું ત્યારે બે બોર્ડ રાખજો. लिखा सर? चलो लिख लो। और मुझे भाई मनीष भाई आप एक एक सवाल बताते जाना, मैं उनका जवाब देता जाता हूँ आरसीएम के द्वारा। आप आए हो ना, आप क्यों आए हो यहाँ पर? जीवन का समाधान ढूंढने आए हो। क्यों आए हो? वही लेकर जाना है ना? यस और इतना साइंटिफिकली मैं आपको बताऊंगा ये समाधान। पहला तो नेटवर्क का टेंशन खत्म हो गया सर, ये रियल नेटवर्क है। और आरसीएम का ही नेटवर्क क्यों करे? जो टाटा का भी नेटवर्क है, टाटा का कार का भी नेटवर्क है, ट्रक का भी नेटवर्क है ना, ग्राहकों का, कस्टमर का। रिलायंस का भी अपना अपना बिजनेस का नेटवर्क है, सिंघानिया का भी अपना अपना है, अदानी का भी अपना अपना है या नहीं है ना? जियो का अपना नेटवर्क है, रिलायंस का है, लेकिन वो कोई भी नेटवर्क परमानेंट नहीं है। आज हम जियो में हैं, कल हम एयरटेल में जा सकते हैं। आज जियो में हैं, कल हम बीएसएनएल में जा सकते हैं। लेकिन आप आरसीएम का नेटवर्क बनाते हो, जैसे मेरे दादाजी अर्जन भाई है, वो अभी वहां अर्जन भाई ही रहेंगे। मेरी कितनी भी पीढ़ियां निकल जाए, लेकिन मेरे दादाजी तो वही रहेंगे जो है। और ये परमानेंट नेटवर्क है। आरसीएम में भी आप जब नेटवर्क बनाते हो तो आप परमानेंट, इसीलिए आरसीएम में पैसों की सुरक्षा की बात आए तो ये परमानेंट सॉल्यूशन है, क्योंकि यहाँ पर रॉयल्टी इसीलिए दी जाती है कि ये परमानेंट नेटवर्क है। चलो काम से तो कोई डर नहीं रहना। काम थी तो डरવાનું જ નહીં જીવનમાં। ગમે એટલું કામ કરો, લોકો કામ કરવાથી મરતા નથી, ચિંતામાં મરી જાય છે। આજાના અને કામ છે ને નિવૃત્ત નહીં થવાનું। હલો, ઉંમર ગમે એટલી હોય, પૈસા કમાવાથી નિવૃત્ત થઈ શકો, પણ કર્મથી નિવૃત્ત મનુષ્ય ક્યારેય ન થઈ શકે। સમાજ સેવા કરો, તમને મરજી પડે તે કરો, તમારો આનંદ યાત્રા કરો, જે કરવું હોય તે કરો, ધાર્મિક કામ કરો, આધ્યાત્મિક કરો, વૃક્ષ વાવો, પર્યાવરણનું કરો, સેવા જે કરવી હોય તે કરો, પણ જીવનમાં ક્યારે કામથી મુક્ત ન થાઓ। હલો, નહીતર મન અને શરીર બંને બગડી જશે। क्लियर? चलो और जवाब क्या चाहिए? शादी का टेंशन, बाप रे। चलो शादी के टेंशन के लिए भी आपको आरसीएम ही करना पड़ेगा। अगर शादी का टेंशन है, क्यों? क्योंकि शादी का टेंशन, शादी किसकी नहीं होती है जरा बताइए सर? शादी किनकी होती नहीं? किनको टेंशन हो रहा है? जिनके पास अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं है, मतलब अच्छा घर नहीं है, उसके पास अच्छा कोई नौकरी नहीं है, या उसका स्टेटस अच्छा ठीक ठाक नहीं है। यस और नो? सर आप आरसीएम करते हो, आरसीएम का टेक्निकल अचीवर बनते हो, आपको पता है 2011 से पहले हमने ऐसे ऐसे युवाओं की शादी करवाई आरसीएम के कारण, जिनका 1 बीघा जमीन नहीं थी और न तो उसका कोई बंगला था,
लेकिन उसको जो लड़कियां मिली आरसीएम के कारण, वो आरसीएम के अचीवर थे, उनको जो लड़कियां मिली ना, वो परी जैसी लड़कियां मिली। आया ना, आप सब साक्षी है, मेरे पुराने साथी जगदीश भाई का भाई है एक, तो है कि नहीं। और उनके माताजी एक दिन रोते थे मेरे पास, दिनेश भाई अगर आप आरसीएम मेरे बच्चों को आरसीएम में साथ नहीं देते और आरसीएम में इस लेवल पर नहीं लाते तो मेरे बेटे की कभी शादी नहीं हो सकती, क्योंकि हमारी जमीन ही 5 बीघा जमीन है और किसानों को 5 बीघा जमीन में कोई लड़की नहीं देते। आरसीएम कर लो, आरसीएम का टेक्निकल बन जाओ, हम आपके साथ है सॉल्यूशन। क्यों? क्योंकि आरसीएम का जब टेक्निकल बनते हो तो आपको इतना सम्मान मिलता है। कोई भी स्त्री को अपना सम्मान नहीं चाहिए, भारतीय नारी को, लेकिन उसका पति का जब सम्मान होता है ना, वो सीना चौड़ा करके चलती है। आया ना, करके दिखा दो ना, है क्या? आरसीएम कर लो, बन जाओ रॉयल्टी टेक्निकल। लड़कियां आपको पहले सिलेक्ट करेगी। क्यों? क्योंकि जो आपने बताया था ना, घूमने का शौक, आरसीएम नहीं पूरा हो सकता है। आरसीएम में मैं अभी ऐसी जगह से आ रहा हूं, सेमलीगुड़ा, शायद वो आप यूट्यूब में देखा होगा, उसका प्रचार यूट्यूबर बहुत करते हैं। मैंने जिंदगी में नाम तक नहीं सुना था, उड़ीसा में सर। वहां गवर्नमेंट ने इतना डेवलपमेंट किया है, अगर मैं आरसीएम में नहीं होता तो किशन सिंह जी मैं कभी जिंदगी में वहां घूमने थोड़ी जाता। अगर जिन को एक एक शहर देखना है, एक एक टाउन को देखना है, देश दुनिया को देखना है, आरसीएम के अचीवर बन जाओ। हाँ, केसीएम नहीं जाना पड़ेगा। अभी मैं रणोत्सव में जा रहा हूं 24 तारीख को, 23-24 को, लेकिन ऐसे नहीं जा रहा हूं, मैं साथ में एक पीयूसी ओपनिंग करने जा रहा हूं। तो पीयूसी ओपनिंग भी हो जाएगा और मेरा टूर भी हो जाएगा, घर वाले को साथ में बिठा के ले जाऊंगा। हेलो, समझ में आ रहा है? तो ये है, अभी मैं वहां गया, हो गया, अभी मेरा प्लानिंग हो रहा है पूरी। ये बच्चों का वेकेशन में मैं 3-4 दिन फैमिली को पूरी लेके जा रहा हूं। तो मैं पूरी ऐसे ही जाऊंगा क्या? वहां मैं रोज एक प्रोग्राम करूंगा। समझ में आ रहा है? कर लो आरसीएम, ये समस्या भी हल हो जाएगी। घूमना फिरना सब कुछ आनंद है। ये मेरी बेटी है, ये पढ़ाई करती है, कॉलेज में है। उनको बोलो दिल्ली मुंबई, बोले नहीं, गले में आ गया, थक गई है घूम घूम के इतनी उम्र में। वो 6 साल की थी ना, तब तक उसने कई सारे ऐसे स्टेशन देख लिए थे। उसको बोलो कहीं पे, बोले नहीं। अब आज अभी चर्चा हो रही थी किरण भाई के घर पे, बोले पापा आप विदेश यात्रा का कुछ करो। वो देश में से पूरा हो गया। तो जिन को घूमने फिरने का शौक है, क्या कर लो। और ज्यादा शौक आपने बताया था महिलाओं को, यस। तो बहने, आप अपने पति देव को या अपने बेटे को, अपने पिता को साथ दे दीजिए, आरसीएम में उड़ान कर लीजिए, आप भी विदेशों में घूमिए। आरसीएम के पास सॉल्यूशन है, महिलाओं के लिए स्पेशल सॉल्यूशन है। अभी किशोर ने आपको डोमेस्टिक टूर दिया, इंटरनेशनल टूर दिया, कर लो ना। ये जो ब्लेजर में बैठे हैं, जो ये पिंक ब्लेजर, उड़ान कर लो। निर्जरा कर लो, कर लो, मेहनत कर लो थोड़ी। और मेहनत भी क्या करनी है, ये सारी समस्याओं से देश को बचाने का काम कर लो, आपको विदेश यात्रा ये भी मिलेगी। हसमुख भाई, मेरी जिंदगी में कभी मैंने जब बिजनेस में था ना, कभी सपना नहीं देखा था कि मुंबई जाऊं, दिल्ली जाऊं। और मैंने पासपोर्ट बनाया ना मनीष भाई, तो मैंने मेरी कंपनी जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, नेट हाउस, मेरा अफ्रीका में एक काम के लिए कॉन्ट्रैक्ट चल रहा था, तो उनके लिए मैंने पासपोर्ट निकाला अर्जेंटली। लेकिन वहाँ हमारा बैठा नहीं कामकाज, तो हम नहीं गया। लेकिन पासपोर्ट का मीनिंग क्या होता है? विदेश यात्रा ही तो होती है। तो वहां से छटका, फिर न्यूट्री चार्ज में आके अटका। तो मेरी यात्रा किसने करवाई? न्यूट्री चार्ज आरसीएम ने करवाई। समझ में आ रहा है?
और मेरी जिंदगी में लोग कहते हैं ना फ्लाइट में, मैं डोमेस्टिक फ्लाइट में नहीं बैठा था, मैं जिस जहाज में बैठा था उसमें 600 लोग थे। इतना हैवी जहाज में मैं बैठा था, 3 तो अंदर ब्लॉक थे। तो कहने का मतलब ये है कि ये एक एक चीज आपको प्राप्त होगी। और बोलो क्या चाहिए? संस्कार। आहा, आरसीएम में संस्कार क्यों आते हैं भाई? क्योंकि संस्कार आते हैं तो ही पैसा आता है। यहाँ दारू पीने वाले को रॉयल्टी नहीं मिलती, दारू छोड़ने वाले को रॉयल्टी मिलती। यहाँ करने वालों को रॉयल्टी नहीं मिलती, और मिलती है तो वो आगे नहीं बढ़ती। जिनको बहुत आगे जाना है, आरसीएम में बड़ी बड़ी लाखों की रॉयल्टी चाहिए, तो आपको बंद करना पड़ता है। हेलो, क्यों? क्योंकि यहाँ पर स्वतंत्रता ये नहीं है आपकी। यहाँ आपको देखकर आपकी टीम बनती है। आप ऐसा टीम को खोना चाहेंगे क्या? नहीं चाहेंगे ना धीरू भाई, नहीं चाहेंगे। इसलिए मैं बार बार बोलता हूं, क्यों यहाँ लोग बदलते हैं? यहाँ एक एक वर्तन पे लोग बदलते हैं। आप समझ के चलते हैं। अरे इधर उधर वो लारी गल्ले पे कुछ खड़े भी नहीं रह पाते हैं, क्योंकि स्वास्थ्य की बात करते हैं, वहां पानी पूरी खा नहीं सकते। समझ में आ रहा है? यहाँ बदलना पड़ता है इंसान को। कोई आपको क्या लगता है, बोले बहुत आके बाहर से आके लोग यहाँ पर वो बड़ाई मारते हैं, अमेरिका में इतना शिस्त है, डिसिप्लिन है, दुबई में ऐसा डिसिप्लिन है। अरे वो डिसिप्लिन संस्कारों से नहीं आया है, वो सीसीटीवी लगा है इसीलिए डिसिप्लिन है। समझ में आ रहा है? कानून सीधा कर रहा है लोगों को। तो आरसीएम में जो लोग सुधर रहे हैं उनका कारण यह है कि उसको सफल होना है, सुधरना पड़ता है। सुधरना, मेरा स्वभाव को मुझे सुधारना पड़ता है। हेलो, नहीं तो मेरी तरक्की नहीं होती है। संस्कार आते हैं। और रोज अच्छी चीज, अगर गंदी बाल्टी पानी की है उसमें मेरा मन भाई रोज अगर पानी, अच्छा पानी डालो, क्या होगा? मंजुला बहन, क्या होगा? अच्छा हो जाएगा कि नहीं? सुबह 6:30 बजे गुरुकुल चालू हो जाता है, अच्छा पानी डालना शुरू हो जाता है। आ जाना, बैठो कभी गुरुकुल में, अच्छा पानी दिन भर। दिनेश भाई को मिलो, चाहे मनीष भाई को मिलो, चाहे हरेश भाई को मिलो, चाहे राणा भाई को मिलो, चाहे किरण भाई को मिलो, चाहे किशन सिंह को, कोई ऐसा गंदी बातें करना सिखाएगा क्या? कोई सिखाएगा? किरण भाई, जगदीश भाई सिखाएंगे? अनिल भाई, कोई नहीं सिखाएंगे। सब अच्छी अच्छी बातें सिखाएंगे तो अच्छा 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 बन जाते हैं। अच्छे 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 अच्छे। क्यों क्यों क्यों? साइंस है सर। अगर 5 जुआरी के साथ छठा रह जाता है 8 दिन, 7वां नंबर उन्हीं का होगा। अगर 5 दारू पीने वाले के साथ छठा रह जाता है तो छठा दारूडिया वही होगा। हाँ या ना? तो ऐसे अच्छे लोगों के साथ, सफल लोगों के साथ जो रह जाता है तो फिर अगला नंबर उनका ही होगा। समझ में आ रहा है? तो ये सिंपल सा साइंस है। और आगे बताइए सर। किसान, किसान को मैं बोल लूं, चिंता मत करो भी, आपको जो नहीं मिल रहा है उसका कारण क्या है ना? मैं इनका साइंटिफिक जवाब दूं? इस चैलेंज से बाहर आना है ना? शायद आपने कभी सोचा नहीं होगा कि किसान की परेशानी क्यों है, रेट क्यों नहीं मिल रहा है। मैं पहले बोलता था, शायद हमारे सीनियर को याद हो तो, जगदीश भाई, किसान, हमारे जितने मसाले हैं ना, जितने भी मसाले जो भी हैं सर, भारत का किसान कितना भी उगा ले कभी पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि पूरे विश्व में हमारे पास जो चीजें हैं शायद विश्व में नहीं है। लेकिन ये देश में आरसीएम नहीं है ना घर घर में, इसीलिए किसान को रेट नहीं मिल रहा है। नहीं समझेंगे?
जहां जहां आरसीएम नहीं है वहां डुप्लीकेट है। आपको जहां पर मिलावट करनी है, हल्दी में हल्दी की जरूरत नहीं है, हल्दी का रेट कौन देगा आपको? धनिया पाउडर में धनिया की जरूरत नहीं है, कहां से किसान को रेट मिलेगा? चिल्ली पाउडर में चिल्ली मिर्च की जरूरत नहीं है, कहां से मिलेगा? अरे तेल में तेल की जरूरत नहीं, हेलो, तेल में मूंगफली की जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है? और दूध में गाय की जरूरत नहीं है, भैंस की जरूरत नहीं है। कहां मिलेगा? कहां मिलेगा? एक ही जवाब है, एक ही जवाब है। आज चाहे मुझे पागल समझना है, समझ लीजिए, जब तक इस देश में आरसीएम नहीं बढ़ेगा तब तक किसानों को भी ये झेलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एक अकेली संस्था ऐसी है जो इस देश को एक नया सूत्र दिया कि मैं ऐसा भारत बनाऊंगा जो नया भारत, खुशहाल यहां पर हर जन हो, सुख शांति से पूर्ण जीवन हो, सब काम करे अपना अपना, खुद पूरा करे अपना सपना। अगर ऐसा भारत बनाना है तो आरसीएम में दम है, क्योंकि आरसीएम एक जीरो से रॉ मटेरियल से, जब रॉ मटेरियल कहीं से पैदा होता है वो भी कोशिश करता है क्लिनिकली प्रूवन हो। अगर इतना वो ध्यान रखता है, एक एक चीज को इतना शुद्ध मात्रा में बनाता है, तो शुद्ध मात्रा तो शुद्ध चीजों से ही बनेगी ना, कहां से आएगी? अगर आरसीएम का चिल्ली पाउडर खाना है तो मिर्चों से ही बनेगा। हल्दी खानी है तो किसानों की जमीन से वो हल्दी आएगी। अगर धनिया खाना है तो किसानों की खेतों से आया हुआ धनिया मिलेगा। अगर तेल खाना है तो राइस की ब्रांच से निकला हुआ ही उसमें चावल की जरूरत पड़ेगी। कौन कहता है किसानों को रेट नहीं मिलेगा? बढ़ा दो आरसीएम को, बाकी किसी के पास सॉल्यूशन नहीं है। 100% श्योरिटी प्योरिटी का अगर कोई काम करता है, कौन करता है? चेक कर लो, आके भीलवाड़ा में आओ। ऐसा नहीं कि मैं यहां बोल रहा हूं, मैं नए साथियों को आह्वान करता हूं, आइए ना भीलवाड़ा। कहां दूर है? ओवरनाइट एक जर्नी, एक नाइट की है, 12 घंटा में चले जाते हम यहां से, अहमदाबाद से 12 घंटा भी नहीं लगता सर, 8-10 घंटे में चले जाएंगे सर। आओ, देख के आओ, फैक्ट्री विजिट करो। अरे हजारों सवाल पैदा करो, मैं तो कहता हूं, इसीलिए मैंने सवाल लिखवाया आपको। करो ना हजारों सवाल, जो कंफ्यूजन है हम दूर करेंगे, हम मदद करेंगे आपको। चेक कीजिए ना, कब तक पीड़ित रहोगे? कब तक? और क्या प्रमाण है शुद्धता का? क्योंकि शुद्ध चीजें बीमार नहीं करती, इंसान को ठीक करती है। और मैं आपको पूछ सकता हूं कि आरसीएम का सामान कौन कौन यूज कर रहे हैं? वेरी गुड। अब आपके अंदर भगवान है, हम सबके अंदर भगवान है। ममे वंशो जीवलोके जीवभूत सनातन सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टः। सबके अंदर भगवान है। मुझे खुश करने के लिए या आजू बाजू वाले को खुश करने के लिए जवाब मत देना, ईश्वर की साक्षी में जवाब देना, झूठ मत बोलना। क्या आरसीएम के तेल से फायदा हुआ या नहीं हुआ? किन किन को हुआ? नए मेहमान जरा देख लीजिएगा। और आप फोटो भी लेना है तो इसका ले सकते हैं और बाहर जाके पकड़ भी सकते हैं कि बता क्या फायदा। नहीं, यहां पर बिल्कुल झूठ नहीं, एक कंफ्यूजन दूर करने आए हो। आपने ये 3 घंटे दिए हैं, मजाक करने के लिए नहीं दिए हैं सर, जिंदगी बदलने के लिए दिए, सॉल्यूशन के लिए। आज ऐसा सॉल्यूशन लेके जाना है कि आने वाली पीढ़ियों को कभी किसी को दिक्कत न पैदा हो। भूल जाओ, एक साइड ही बंद कर दो। आज हम इसीलिए खुश हैं कि हमें परिवार की चिंता किसी भी कोने से नहीं है, स्वास्थ्य की चिंता ही नहीं है, क्योंकि हमारे घर में आरसीएम का सामान आता है, हम डुप्लीकेट के शिकार हो ही नहीं सकते। हेलो, किसानों का जवाब इसी में है। मैं तो खुला बोलता हूं सबको, इस देश को जितना ज्यादा समस्या से बचाना चाहते हो ना, जितना जल्दी आरसीएम बढ़ेगा ना, उतना देश जल्दी समृद्ध होगा हर तरीके से। ये मेरा अभिमान नहीं है, ये मेरा विवेक बोल रहा है, मेरा एक्सपीरियंस बोल रहा है। मैंने जीवन ऐसे ही लगा दिया। क्या आलतू फालतू जगह में? क्या लगता है आपको मैं इतना बकवास थोड़ी, मेरा बुद्धि है कि मैं कहीं पे भी मेरा जीवन लगा दूं। हेलो,
नहीं, बहुत सही जगह पे लगाया है मैंने। भले आज मैं हूं कोट शूट बूट में, लेकिन मैं काम तो ऊपर वाले का कर रहा हूं, ये मुझे गौरव है। मैं आरसीएम नहीं कर रहा हूं, मैं भगवान का काम कर रहा हूं। क्यों? क्या बोला था? परित्राणाय साधुनाम, सरल लोगों का। आज आरसीएम किन लोगों के लिए प्लेटफॉर्म बना कि जितने भी रॉयल्टी टेक्निकल है, भाई यहाँ परिचय दे रहे थे, मैं ये था, मैं वो था। कौन अमीर घर से आए थे क्या कोई? इनका मतलब जो सामान्य थे, जिनके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं था, पढ़ाई नहीं, कुछ भी नहीं, कोई हाथ पकड़ने वाला नहीं था, आरसीएम ने आज उसको हीरो बनाया नहीं बनाया? इसको बोलते हैं परित्राणाय साधुनाम। तो ये भगवान का काम हुआ कि नहीं हुआ? तो भगवान ने खुद ने बोला ये मेरा काम है। विनाशाय च दुष्कृताम। आरसीएम का सामान खाने से कितने लोगों के, कितने परिवार में बीमारी कम हुई या खत्म हुई? देख लीजिए। अरे हमारी नजर नहीं है सर जी, मैं नए मेहमानों को कहता हूं, हमारी नजर नहीं है। क्या लगता है कैंसर राक्षस नहीं है? सर कैंसर राक्षस नहीं है क्या? आज अगर आज युवाओं को उठा रहा है, युवतियों को उठा लेता है, क्या हार्ट अटैक राक्षस नहीं है? हार्ट अटैक राक्षस नहीं है? अरे आपकी नजर नहीं है सर, आप इंसानों में राक्षस ढूंढ रहे हो आज देश की। अरे जिनको डायबिटीज है, क्या वो असुर नहीं है? असुर नहीं है डायबिटीज? घर वाले मीठा खाने नहीं देते, चोरी चोरी कहीं पता नहीं कहां खाना पड़ता है, कोने में जाके ऐसे खाना पड़ता है। दादा नहीं, कुछ नहीं। ये जिंदगी होती है अपने खुद के घर में, अपनी ही कमाई हुई संपत्ति के बीच में। अपनी कमाई भी काम नहीं आती सर। क्या बीमारियों का राक्षस नहीं समझते? आज आरसीएम सत्यानाश कर रहा है ये बीमारियों का। मेडिकल साइंस बोलता है कि कोलेस्ट्रॉल की दवाई जिंदगी भर लेनी पड़ती है, थायराइड की दवाई जिंदगी भर लेनी पड़ती है, बीपी की दवाई जिंदगी भर लेनी पड़ती है, शुगर की दवाई जिंदगी भर लेनी पड़ती है, पैरालिसिस वाले लोगों को जिंदगी भर दवाई लेनी पड़ती है, ट्राइग्लिसराइड वालों को लेनी पड़ती है। लेकिन हमारे आरसीएम के प्रोडक्ट कहते हैं मुझे 3 महीना तो अपना के देख, मैं मेडिकल को हमारे डायबिटीज वाले लोग ये 2 आइटम जब घर में ले जाते हैं, अगर पुरुष है तो ये अपना ले और महिला है तो ये अपना ले, ये इतना कारोबार ले जाए और आरसीएम का रसोई का सामान बदल दे, जिंदगी भर कई सारे राक्षसों का सत्यानाश हो जाएगा। हेलो, अच्छा मैं बोलता हूँ इसीलिए हो जाएगा या हुआ है? ईमानदारी से बताइए कौन कौन ने खात्मा किया है डायबिटीज का? देखिए सर, आपने किया है क्या? क्या क्या खाया इसमें? पूरा न्यूट्रिशन खाते और खिलाते हैं लोगों को। नहीं, डायबिटीज किसी का कम हुआ? हमारे पेट में हुआ लेडीज। ओके, आपका हुआ क्या? सर मेरे पिताजी थे। हाँ, थे या है? मैं माइंड पावर ट्रेनर हूँ तो एक एक शब्द को थोड़ा आ जाइए, यहाँ पर आ जाइए। और दूसरा है ऐसा पाइप? जल्दी है, खाली इतना ही बताना है कितना शुगर था, कितने समय से सर। लो आप घूंघरू लियो। नहीं क्या आता है शुगर? देखिए क्या क्या जवाब देना है, सुन लीजिए। कितना शुगर था,
कितने समय से दवाई ले रहे थे और इसमें से क्या खाया और कब ठीक हो गया, बस इतना। सर शुगर तो अभी तो मेरे को पता नहीं है, लेकिन जब मैंने मेरे मेरे जीजा जी ने मेरे को कहा ऐसा नहीं कि मेरे को स्टोरी मत बना। सर- मुझे सर- स्टोरी नहीं हाँ। आपकी, मेरे जीजा जी का प्रॉब्लम था। डायबिटीज था हाँ, मैं और क्या क्या दिया वो सब कुछ खा नहीं रहे थे, सब बंधन हो गया था खाने पीने में। मैंने वो दवाई दी, क्या क्या दिया, दोनों दिया वो दोनों दिया, और क्या दिया इसमें से, कुछ दिया या दो ही दिया? दो ही दिया सर, इतना लोभ क्यों किया? क्योंकि हम छोटे परिवार से मैंने दोनों दोनों दिया और उसको यूज किया लगातार 3 महीने। वो सब कुछ खा सकते हैं। दवाई हाँ दवाई वही चल रही है, ये नहीं, वो दवाई दे रहे थे वो बंद हो गए कर दी। पक्का 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 सर। तो उठा लो, झूठ तो नहीं बोल रहे। उठा लो, यहाँ बिल्कुल कंफ्यूजन में नहीं रहना। आए हो तो क्यों बुलाए पता है? यहाँ कोई वार्ता सुनने के लिए नहीं भाई, टाइम बिगाड़ने के लिए नहीं, यहाँ एक डिसीजन लेके जाना है। डिसीजन 1 मिनट में जिंदगी नहीं बदलती, लेकिन विश्वास पैदा हो जाए तो 1 मिनट में लिया हुआ डिसीजन जिंदगी को बदल देगा। तब से सर वो मेरे जीजा जी वो समझ नहीं रहे थे RCM, और मैंने वो साबित कर दिया था, वो अभी सब प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं सर। और किसी को फायदा हुआ? चलो क्यों चालू भाई, हो गया सर। हाँ बोलिए सर, क्या फायदा हुआ? મારી મિસિસ બીમાર થયા પછી 110 કિલો વજન થઈ ગયું. बीमार थे હા, દવાઓ नहीं हुआ? ખાઈ. તમે લંગડી नहीं हो। ગુજરાતીમાં બોલું છું. हाँ धगाड़ो। મારી મિસિસ નો દવાઓ ખાઈ ખાઈને વજન 110 કિલો થઈ ગયું. હૃદય પણ ઓછું ચાલતું હતું, પમ્પિંગ બી ઓછું થતું, અને દવા સાથે ગામા તેલ ખાવાથી એ હૃદય બી સારું ચાલે છે. અને કુલુ મનાલી 25% હૃદયમાં કુલુ મનાલી ને શિમલા ફરી આવ્યા. ડોક્ટર પણ વિચારવા પડી ગયા. नहीं તમે ખાલી આ બે જ આપો છો, ગામા અને મધુસંયમ રસ આ નથી આપતા? એ આપું છું. બોલો બોલો, એટલે એનાથી આજે જીવે છે. આજે હૃદયની વાત કરો છો ને, હા. આ બહુ મહત્વપૂર્ણ છે હૃદય માટે. અને કુલુ મનાલી શિમલા સાહેબ ફરીએ 25% હૃદય ચાલતું હતું, ડોક્ટરની સલાહ લઈને ડોક્ટર પોતે વિચારમાં પડી ગયા છે. Thank you. जल्दी है, सीधा पॉइंट पे, सीधा पॉइंट। હલો હલો અમારા કોટ ગામની અંદર ડાયાબિટીસના દર્દી અમારા કાકી હતા, તો સૌથી પહેલા મેં એને રિપોર્ટ કરાયો તો એને 240 ડાયાબિટીસ હતો. તો પછી મેં એને મધુસંયમ રસ અને ગામા આપી. 20 દિવસ પછી મેં રિપોર્ટ કરાયો તો 112 ડાયાબિટીસ આવી ગયો. તો એ બેન આજે તેલ ગામા અને મધુસંયમ રસ પીવે છે. ફેબ્રુઆરીના 1 થી 4 તારીખની અંદર મેં મધુસંયમ રસ 7 બોટલ સેલિંગ કરી નાખી. જય RCM, જય RCM. તમારું નામ શું ભાઈ? દિનેશભાઈ મેરૈયા. મારા પ્રોગ્રામ થી ચાલુ છે, જાગૃત થયા. દિનેશભાઈ એક રિક્વેસ્ટ કરું, એક રિક્વેસ્ટ, ભલે તમે નવા છો એટલે થોડું. મેં કેટલા સેલ કર્યા? 7 મધુસંયમ સેલ નથી કર્યા. ભાષા બદલી નાખો તમે, 7 લોકોના રાક્ષસ ઘરમાંથી હટાવ્યા છે. કોન્સેપ્ટ યાર આનો નથી આ વેપાર, નથી સેલિંગ, નથી બિઝનેસ. અરે બિઝનેસ હોય તો મારી ઇન્ડસ્ટ્રી છે, તમે એકવાર મારી ઇન્ડસ્ટ્રીમાં વિઝિટ તો કરો યાર. હું તમને કહું છું, આવો મારી ઘરે. દિનેશ ચેરડિયા શું કામે આવી રીતના ધક્કા ખાય, શું કામે હેરાન થાય? તમને શું લાગે આ પ્રોગ્રામમાંથી મને 10,000 મળી જાય મારું ઘર ચાલે? અરે ભાઈ, મારી પાસે આજની તારીખે ગવર્નમેન્ટનો 200 એકરનો તો મારી એક કંપનીમાં ઓર્ડર છે સાહેબ. આજની તારીખે
અરે મારા જેવાના બિઝનેસ હોય તો જરૂર નથી સાહેબ. આ મારા બાપે આ મિશન શરૂ કર્યું છે દેશને બચાવવાનું. આ ભાવનાઓનું કામ છે સાહેબ, આ ભાવનાઓનું કામ છે. આ વેપાર માટે આવતાય નહીં, હું ના પડું, બધા આવતા નહીં. વેપાર આરસીએમમાં કરવો નથી પડતો. મેં તમને પહેલા જવાબ આપી દીધો, અહીંયા સારા થવાના પૈસા મળે છે સાહેબ. તમે કોઈનું જીવન બચાવો છો, તમને પૈસા મળે છે સાહેબ. તમે કોઈને સારા કરો, રાક્ષસોને ખતમ કરો. ભાઈ ભગવાનને નામ મળ્યું કે ન મળ્યું? આ 10,000 વર્ષથી આ રામને યાદ કરો છો. શું કામ? કારણ કે એને રાક્ષસોને ખતમ કર્યા હતા. તમારે અમર થવું હોય, આ દેશમાં જો નામ અમર કરવું હોય તો આ દેશ જે સમસ્યાઓથી પીડાય છે ને, આરસીએમ કરીને સમસ્યાઓને ખતમ કરવામાં મદદ કરો, હંમેશા અમર રહેશે. જો વેપારની નજરથી કરશો તો દિનેશભાઈ 7 જ બોટલ જાશે, પણ કોઈના જો રાક્ષસને, ડાયાબિટીસ નામના રાક્ષસને ખતમ કરવા માટે જો કામ કરશો તો હંમેશા હંમેશા એના દિલમાં તમને સ્થાન મળશે. हेलो, अरे सर ये बिजनेस होता तो आपको पता है ये क्या है? आप ही तो बोल रहे हो इनसे जादू किया, इनसे ही तो बीपी कंट्रोल किया. किन लोगों ने, कौन कौन किया? देखिए, अच्छा लिपिड प्रोफाइल किसी का ठीक हुआ हो इससे? लिपिड प्रोफाइल, कोलेस्ट्रॉल हुआ है? देखो यहां आगे बैठे हैं, हुआ है ना सर? हुआ है. कोलेस्ट्रॉल को ठीक कर रहा है, ये डायबिटीज को ठीक कर रहा है, ये पैरालिसिस वालों को ठीक कर रहा है, ये मेनोपॉज में ठीक कर रहा है, ये लीवर को ठीक कर रहा है, ये गैस एसिडिटी को ठीक कर रहा है, ये स्किन को ठीक कर रहा है, ये नींद को ठीक कर रहा है, ये हार्मोन्स को ठीक कर रहा है. ये शरीर में मृत्यु के अलावा सारी चीजों को ठीक करने वाली प्रोडक्ट है. ये अमृत है सर. जैसे संसार में कलौंजी के लिए शास्त्रों में लिखा गया है कि कलौंजी मृत्यु के अलावा सभी बीमारियों पे काम करता है, और ये भी वो दूसरा प्रोडक्ट है. 1954 में जापान ने इसका रिसर्च किया था, संशोधन किया था. ये दोनों का, ये तेल और ये संसार में अकेला ऐसा तेल है, अकेला ऐसा राइस ब्रान तेल है जिसमें गामा ओरिजिनल मिलता है. संसार में किसी भी तेल में गामा ओरिजिनल नाम की औषधि नहीं है, और ये औषधि है तो कैसी है? मृत्यु के अलावा सारे बीमारियों पे काम करती है. अब बात ये है कि क्यों इनको व्यापार मत बनाओ, भावना ही रहने दो. अगर इनको व्यापार करना होता तो आरसीएम के अलावा इस देश में किसी के पास नहीं है, ये किसी के पास नहीं है. मोनोपोली है हमारी. और विदेश से अगर आप मंगवाते हो तो ये तो 150 मिलीग्राम क्वांटिटी है. विदेश से आपको सिर्फ 80 मिलीग्राम 100 मिलीग्राम मिलता है. रेट 2200 से शुरू होता है, 5-5 हजार तक रेट होता है. अगर इस देश की ड्यूटी भरो और कुरियर चार्ज मिला के 8-10 हजार रुपया लग जाता है साथियों. और आरसीएम आपको सिर्फ कितने में देता है? 600. एमआरपी क्या है इनका? 680. सिर्फ 680 रुपये में सर. अगर जय आरसीएम बोलोगे तो हम 480 में देते हैं. समझ में आ रहा है सर? ये मोनोपोली वाली चीज है. हम इनका 2500 रुपये आराम से ले सकते हैं, लेकिन नहीं ले रहे हैं क्योंकि हम सेलिंग के लिए नहीं बनाया, ये देश को बचाने के लिए बनाया है. एक हमारा गरीब से गरीब आदिवासी झोपड़े में रहने वाला भाई बहन भी इनको खा सके, इसीलिए बनाया है सर. ये उनका दुख दर्द भी हम दूर कर सके, इसीलिए ये न्यूट्रिशन नहीं मिल सकता. दुनिया में गामा वेज ओमेगा 3 का ढूंढिए ना, कौन देगा आपको इस रेट में सर? नहीं दे सकती कंपनियां. 1400, 1500, 1700 रुपया ले रही है आज. और हमारा आरसीएम 200 कितने में दे रहा है? 285. 350 एमआरपी है, और जय आरसीएम बोलो तो 280 में देती है, 285 में देता है सर. और ये क्या काम करता है? जो आपने बोला ना हार्ट का, जो आपके हार्ट, ये गैस होता है और हार्ट आपको लगता है कि मुझे अटैक आ गया. अगर ऐसा अनुभव नहीं करना है जिंदगी में तो ये वेज ओमेगा की जरूरत है बॉडी में.
ये लचीलापन देता है, ये फ्लेक्सिबिलिटी देता है। जैसे आज आप ऐसे कर सकते हो, अगर ये नहीं खाते हो जीवन में तो 35 साल में आधा इंजन हो जाता है। आधा इंजन, ये इंजन तो सीधा इंजन है ना, ऐसे चलने वाला इंजन है। और आज 35-40 साल में अगर ट्रेन निकल छूट रही है ना, आया ना, ये लीवर बना नहीं पा रहा है और शाकाहारी लोगों को बाहर से मिल नहीं पा रहा है, इसलिए इनकी दिक्कत है। आपको बार बार मसल्स पेन हो जाता है। इनका कारण है आप में ओमेगा 3 कम पड़ रहा है। इनकी कम रेट में, इतनी कम रेट में 3 अगर कैप्सूल खा जाओ तो भी इस बॉडी को जरूरत है। मैं 3 खाता हूं डेली सर, 3। समझ में आ रहा है? तो माफी चाहता हूं सभी को कि इसको कभी बिजनेस मत बोलिएगा। ये मिशन है, ये आंदोलन है, ये अभियान है, इसको अभियान रहने दीजिए। इनको व्यवसाय मत बनाइए। और व्यवसाय बनाया है ना, इसीलिए इतनी अच्छी चीज, इतनी पवित्र चीज, देश की इतनी बड़ी जरूरत लोग अपना नहीं रहे हैं। क्यों? अगर आप बिजनेस बनाओगे ना तो लोग नहीं स्वीकारेंगे, क्योंकि इस देश में 2 लाख कंपनियां, आरसीएम 2000 में आया, ये 25 साल में, 26 साल में 2 लाख कंपनियां आ गई, आई और गई तो चूना लगा के गई। वो पैसा पैदा करने के लिए आई थी, समेटने के लिए आई थी, वो गई। अगर आप व्यापार की बात करोगे, बिजनेस करोगे आरसीएम को, तो लोग इस नजर से आपको देखेंगे। अगर किसी के राक्षस को मारने के लिए आरसीएम लेकर जाओगे तो आपका सम्मान करेंगे। और ऐसे लोग यहां जो बैठे हैं, अच्छे अच्छे लोग, जो प्रोफेशनल लोग, जो स्टेटस वाले लोग, पैसों के लिए आपको कभी नहीं स्वीकार करेंगे। करेंगे तो ये अभियान के कारण करेंगे। आपके साथ जुड़ेंगे तो अच्छे अच्छे लोग, इस सेवा कार्य है समझकर जुड़ेंगे सर। हेलो, मैं बताऊंगा एक 10 मिनट का खाली वीडियो आपको कि इस देश के ऐसे ऐसे लोगों को क्या बिजनेस के नाम पर ला सकते हो। आरसीएम में आप ला सकते हो? बता दीजिए सर, इनको साउंड है क्या इनका? बता दीजिए इसको, मैं बताता हूँ। अच्छा, समझ में आ रहा है क्या मैं जो बात बता रहा हूँ? यस। कुछ गलत तो नहीं पढ़ा रहा हूँ? तकलीफ तो नहीं हो रही ना? क्योंकि सच्चाई है ना, थोड़ी कड़वी होती है सर। हेलो, सच्चाई कड़वी होती है। डाइजेशन में भी थोड़ा तकलीफ रहती, कभी डायरिया हो जाता है, लेकिन जिसको समझ में आ गया ना, तो दिनेश भाई की तरह लोगों का डायबिटीज। कांजी भाई हजी आम ले लो। ठीक है सर, यस यस। साउंड दिया ना सर, कर दीजिए। ध्यान से सुनिएगा। अगर बिजनेस होता तो आज आपको कुछ स्पीच सुननी है, बहुत ध्यान से जी। क्या हुआ? क्या ध्यान देना है आपको? इस वीडियो को पूरा ऑब्जर्व करना है। अरे अरे, किशन से ऐसे धड़ाके करते हो आप?
वॉल्यूम है ना मोबाइल से लगा दीजिए ना, खाली मुझे स्पीक ये दिखा दो सब सर, ये दिखा दो भले बिना आवाज के, जब आवाज की जरूरत है ना वो मोबाइल से देख भाई जगदीश भाई, ताली बजा दीजिए सर। आरसीएम का ये प्रोजेक्टर लैपटॉप ये सीन को आदत हो गई, ताली बजाते हो तभी काम करता है, तो क्या है इनका। अब माइक यहाँ पे लगा दो ना भाई जगदीश भाई, जगदीश भाई टाइम नहीं वो आ जाओ ना, आ जाओ। हैं? ना, आमा आवे भाई। चलो रूपांतर यंत्र में क्या बात है? रूपांतरण यात्रा ने लिखा एक स्वर्ण अध्याय। 16 सितंबर से शुरू हुई इस ऐतिहासिक यात्रा से जुड़े लाखों भारतवासी भारतवर्ष में फैलाया सेवा, स्वास्थ्य और संस्कार का संदेश। हर शहर में आयोजित योग सत्रों ने दिया निरोगी जीवन का संदेश। रूपांतरण मेले ने दर्शाया आरसीएम का विशाल विस्तार। स्वास्थ्य से लेकर पर्सनल केयर तक हर स्टॉल पर मिला बेहतरीन गुणवत्ता का अनुभव। महिला सशक्तिकरण के उद्देश्य को मिला राष्ट्रीय विस्तार। रक्तदान और स्वास्थ्य जांच शिविरों के माध्यम से स्वस्थ भारत के उद्देश्य को मिली मजबूती। रूपांतरण यात्रा से जुड़े फिल्मी जगत के सितारे। देश में आपका 20 लाख परिवार जो यहाँ पर इकट्ठे हैं, जो कि आरसीएम के अंतर्गत आते हैं। तो लोग जी, आप विश्वास कीजिए, मैंने इतना प्रेम से भरा हुआ व्यक्ति और इतने शुभ विचारों से भरे हुए व्यक्ति बहुत अरसे के बाद आज राष्ट्र को आपके जैसे त्रिलोचन जी के जैसे व्यक्तियों की और राष्ट्र पुरुषों की आज भारत को आवश्यकता है। इस विचार की आवश्यकता है कि आरसीएम का अर्थ ये होना चाहिए राष्ट्रीय चैतन्य का महान निर्माण। और आरसीएम के सारे परिवार को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। आई थिंक नया भारत बनाने के लिए 3 बहुत जरूरी है हम लोग के लिए: सेवा, स्वास्थ्य, संस्कार। भारत माता की। आरसीएम जो कार्य कर रहा है, जितने लोगों के घर में रोजगार पैदा हो रहा है, उसके लिए मैं आरसीएम का धन्यवाद देता हूं, क्योंकि आप विकसित भारत की आधारशिला में बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे हो। दोस्तों, लोग सब
आज ऐसी संस्थाओं की बहुत आवश्यकता है, जरूरत है, जो लोगों के कार्य के लिए या लोगों की सेवा के लिए जागरूकता का निर्माण करना, उस कार्य में उनको सहयोग करना और उस कार्य को आगे बढ़ाना, ये आज हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और मैं चाहता हूँ कि पूरा हिंदुस्तान का एक परिवार आरसीएम बन जाए। और मैं बताना चाहता हूँ कि आज से मैं भी आरसीएम का एक सदस्य बनने जा रहा हूँ और इनका हर वो चीज मैं आज से अपनाने का काम करूंगा। खेत खलिहान तक किसी छावड़ा जी की सोच जानी चाहिए, एक संत महापुरुष की सोच गांव गांव तक जाना चाहिए कि भारत 2047 में दुनिया के नेतृत्व करने वाला शक्तिशाली भारत, महाशक्तिशाली भारत बने। और वो महाशक्तिशाली भारत बनाए कि हम सबकी जिम्मेदारी है। त्रिलोक चंद जी का उद्बोधन सुन रहा था तो ऐसा लग रहा था कि इस मंच से कोई संत सामने आए हुए भक्त जनों को संबोधित कर रहा है। पूरी शक्ति से किसी काम को आगे बढ़ाना चाहता है, आरसीएम का एक बड़ा संसार खड़ा हो जाता है जिससे आदमी मिनी भारत के रूप में नहीं बोल सकता। मेक इन इंडिया, अब देश के सामानों को इस्तेमाल करें, उसका प्रयास आरसीएम कर रहा है, जिससे देश के युवाओं को रोजगार मिल रहा है और एक नया भारत, विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत हमारे छावड़ा साहब का है, उसको हम सब मिलकर साकार करने का काम करेंगे। और मैं चाहूंगा कि आप आगे बढ़ें और भी आपका परिवार बड़ा हो। ये परिवार पूरे देश में, पूरी दुनिया में अपना नाम करे। टीसी सर की जीवनी का भव्य विमोचन बना प्रेरणा का पल। टीसी सर के दिव्य वचनों ने दी लोगों के जीवन को नई दिशा। आरसीएम ये कहता है कि अगर आपको अपनी जिंदगी में सर्व सुख चाहिए तो आप वह करो जो आरसीएम चाहता है, आपको वो सब कुछ मिलेगा। समाज में बहुत बड़े बदलाव की जरूरत है, एक क्रांति की जरूरत है, इंसानियत को इस धरती पर लाने की जरूरत है। और ये आरसीएम का जन्म हुआ है वो सिर्फ इसीलिए हुआ है कि पूरा देश एक बन जाना चाहिए, ये प्रेम से जुड़ जाना चाहिए। खुशियों की सौगात आरसीएम ईश्वर द्वारा सौंपा हुआ एक कार्य है, हमें एक जिम्मेदारी दी गई है कि हम आपको आरसीएम जैसा एक अभियान देते हैं, आप जाओ इस देश में कार्य करो और एक ऐसा भारत बनाओ जहां हो सिर्फ आपस में प्रेम, भाईचारा, स्नेह, समर्पण। रोशनी बन जाओ, अंधेरों को मिटाओ, आरसीएम के दीप बनकर नई दुनिया बनाओ। प्रियंका मैम और सौरभ सर की उपस्थिति ने बढ़ाया उत्साह। साथ लेकर आया, हमारे देश को एक्चुअली में जो आरसीएम ने बेड़ा उठाया है नए भारत के निर्माण करने का, उसमें महिलाओं का पूरा पूरा योगदान मिलेगा। शुरुआत हो चुकी है, एक समय शायद आएगा जब ये कहा जाएगा कि अगर किसी परिवार में समृद्धि, सुख